Good evening and assalamu alaikum, dear students. Welcome back to Nursing Mentorship with Bilal Said. स्टूडेंट्स, इस यूनिट का पार्ट 1 जो है मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज जो है हम एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज जो FON 1 हमने स्टार्ट किया है, उसमें एक्टिविटी एक्सरसाइज यूनिट 10 को हमने पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और आज का जो है, आज हम इस यूनिट का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस तरह आने वाले तमाम वीडियोस के लिए आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। तो लेट स्टार्ट अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न। आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि लेट सपोज हम रेगुलर बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी एक्सरसाइज। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली कि हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज जो है वो क्या है, एक्टिविटी एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा फोकस करें। रेगुलर एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज जो है कंट्रीब्यूट ओवरऑल फिजिकल फिटनेस एंड इम्प्रूविंग। जितनी भी हमारे फिजिकल फिटनेस की हम बात करते हैं, तो ये हमारे जो रेगुलर एक्टिविटी एक्सरसाइज हैं वो ही हमारे फिजिकल फिटनेस को बैलेंस कर रहा हो। जैसे कि लेट सपोज आप डेली काम पे जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो आपका जो फिटनेस है वो इम्प्रूव रहेगा। या लेट सपोज अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो डेली, तो आपकी जो हेल्थ है, सही फिजिकल फिटनेस है, वो इससे क्या होगी, इम्प्रूव रहेगी। दूसरा, अगर हम लेट सपोज अगर हम बात करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर की, यहाँ पे बात करते हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंक्रीज़ होगी। सही है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ किस तरह इंक्रीज़ होगी, जैसे लेट सपोज अगर मेटाबॉलिक की बात करते हैं, वो इंक्रीज़ होगा, हमारे ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होगी। सही है, क्योंकि एक्सरसाइज से ये बात याद रखें कि हमारा हार्ट जो है, उसका जो कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट जो है वो हमारे पास कितना है। कार्डिक आउटपुट वैसे नॉर्मली अगर हम देखें, हमारा हार्ट कार्डिक आउटपुट की बात करते हैं तो वो 5 लीटर तक होता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारा जो वो जो कार्डिक आउटपुट है वो 30 लीटर तक चला जाता है। तो इतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट करवाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस की बात करते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं कि किस तरह, लेट सपोज अगर हम जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे हम मस्कुलस्केलेटल की बात करते हैं, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। या लेट सपोज अगर हम बात करते हैं कि रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं, सही, या हम वेट बेयरिंग की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल की इस तरह बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अगर हम बोन डेंसिटी की बात करते हैं, उसको इम्प्रूव करता है। या अगर हम ऑस्टियोब्लास्ट की बात करें, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की बात करें, तो इनके बिटवीन में जो है वो बैलेंस किस तरह कर रहा होता है। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन करता है बोन एंड डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें होती है, तो इस तरह ये सारा काम कर रहा होता है। सिंपल इज़ दैट। दूसरा, हम बात करते हैं कि प्रोमोटिंग द वेट मैनेजमेंट। ये हमारे पास क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोमोटिंग वेट मैनेजमेंट करता है। वेट को मैनेज कर रहा होता है। सही है क्या, एक्सरसाइज, क्योंकि मोस्टली जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो उनका वेट बढ़ जाता है। सही है, तो उनका फिजिकल फिटनेस भी ख़राब हो जाती है, मतलब वो इतने हेल्दी नहीं रहते, फिट नहीं रहते। सिंपल इज दैट। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी हेल्प टू बर्न कैलोरीज, बिल्ड लीन मसल्स मास एंड इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारे पास जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो ये हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, जो मतलब लेट सपोज अगर हम मेटाबॉलिक रेट की बात करते हैं, उनको इंक्रीज़ करता है। एचडीएल की बात करते हैं, उनको इंक्रीज़ करता है। जो एलडीएल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उनको डिक्रीज़ कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मोस्टली ये जो है हेल्प आउट करता है, कौन, एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज रिलीज द एंडोर्फिन्स की हम बात करते हैं कि ये रिलीज़ करता है, जिसको हम कहते हैं कि फील गुड, जिसमें आप अच्छा फील करते हैं, हार्मोन्स होते हैं विच कैन एलिवेट द सिम्टम ऑफ द स्ट्रेस। जो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को एंड डिप्रेशन को क्या करता है, एलिवेट कर देता है, कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। मोस्ट एक्सरसाइज से ही आपकी जितने भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि engaging in a regular physical activity boost energy level and reduce fatigue।
क्योंकि मोस्टली जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट हो जाती है और जो आपकी फिटीग है, फिटीग को कम कर देता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा कि किस तरह ये हमारी फिटीग को कम करता है। एक्सरसाइज हेल्प टू स्ट्रेंथन द बोन्स एंड इंक्रीज द बोन डेंसिटी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपकी बोन डेंसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या करता है, जैसे कि वो इंक्रीज़ कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। रिस्क ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस एंड फ्रैक्चर्स, उसको उससे बचाता है। जो लेट सपोज अगर हम ऑस्टियोप्रोसिस की बात करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोप्रोसिस है। ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है कि बोन जो है ऐसा खोखला हो जाता है, सही है, तो उससे प्रिवेंट कर लेता है। अच्छा, एंड फ्रैक्चर की बात करते हैं, जैसे फ्रैक्चर होती है नॉर्मली, तो एक्सरसाइज जो है उसको जो है इम्प्रूव करता है बोन को। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। मतलब हार्ट के बारे में अगर हम देखें, हार्ट की जितनी भी डिजीज़ हैं, जैसे अगर हम क्लॉटिंग की बात करें या हार्ट अटैक की बात करें या इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ है जो हार्ट से रिलेटेड हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, तो इसमें अगर हम बात करें, या डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो इससे क्या होता है, इन चीज़ों से हमें प्रिवेंट करता है। मतलब हार्ट की जो प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज जो है ये इन चीज़ों से हमें प्रिवेंट करना होता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट द बेटर स्लीप। जितनी भी आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है या जो भी आप काम करते हैं, बिज़ी रहते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी नींद जो है, आपकी स्लीप जो है या क्वालिटी या उसकी जो ड्यूरेशन है वो बेहतर हो जाता है। इट रिकमेंड दी अवॉइडिंग वाइगरस एक्सरसाइज क्लोज टू बेड टाइम। मतलब ये, मतलब कुछ इस तरह की एक्सरसाइज होती है जब आप उससे क्या करते हो, अवॉइड करते हो। लेट सपोज अगर आपको कुछ इस तरह की डॉक्टर की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ चीज़ें मना की हुई है, या लेट सपोज ये कहे कि इस तरह के कुछ पेशेंट की सर्जरी हुई हो, सही, या हार्ट कुछ इस तरह के इश्यूज़ हो, तो उनसे मोस्ट इन चीज़ों से मना किया जाता है कि आप ना करें। अदरवाइज़ कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें फिर आप उनकी जो मतलब चीज़ें हैं उनको थोड़ा रिकमेंड करते हो। जो भी चीज़ें हैं वो रिकमेंडेशन होती है, वो आपकी हेल्थ के लिए होती है, तो बेसिकली आप उन इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करें। अच्छा स्टूडेंट, फैक्टर अफेक्टिंग द मोबिलिटी, कौन से फैक्टर है जो आपकी मोबिलिटी को इफेक्ट कर रहा होता है? हमारे पास द नंबर ऑफ फैक्टर इफेक्ट इंडिविजुअल बॉडी अलाइनमेंट, मोबिलिटी एंड डेली एक्टिविटीज लाइक दिस। हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, सही। तो आपने ये देखना है कि जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें कि उनकी लेट सपोज अगर हम ये बात करें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब बात करें कि उनका जो पोस्चर है उसमें उसकी मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट कर रहा है, या उसकी ग्रोथ किस तरह है, या ग्रोथ नहीं हो रही, सही, या डेवलपमेंट कम हो रहा है, तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करना है, उस पर भी इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे क्या है कि जैसे उसकी पोस्चर की बात करता है, बॉडी पोजीशन की बात करता है, बॉडी मास एंड बॉडी मूवमेंट की बात करता है, तो उस पे ये मोबिलिटी जो है फैक्टर अफेक्टिंग करता है उसकी मोबिलिटी पे। अगर वो मतलब उसका वेट ज़्यादा नहीं होगा या उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, तो वो इस तरह मोबिलिटी नहीं कर सकता, सही है। तो वो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है कि उसका पोस्चर किस तरह है, तो ये सारी चीज़ें अगर बेहतर होगी, उसका ग्रोथ अच्छा होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो तब जाके वो मोबिलिटी कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। Newborn movement are random, all extremities are generally fixed. A neurological system mature control over the movement progressive during the first year. तो ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उनमें ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि वो उनमें किस तरह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकता है। एज एडवांस मसल टोन एंड बोन डेंसिटी डिक्रीज, जॉइंट लूज फ्लेक्सिबिलिटी, बोन मास डिक्रीज। अच्छा, पार्टिकुलरली वुमेन वो हैव ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस की जब बात करते हैं स्पेशली वुमेन को इस चीज़ें होती हैं। ऑल ऑफ दीज चेंजेस अफेक्ट ओल्डर एडल्ट पोस्चर, गिल्ट एंड बैलेंस। तो उनकी वजह से जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यही है कि उनकी पोस्चर किस तरह है, वो किस तरह उनकी ग्रोथ हुई या नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है जिसकी वजह से आपकी मोबिलिटी पे इफेक्ट कर सकता है, वो सही तरह मोबिलाइज नहीं हो सकता। अच्छा, फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं कि वेरियस हेल्थ कंडीशन, जैसे कि कोई भी डिजीज़ की वजह से भी वो हो सकता है, जैसे मस्कुलर डिसऑर्डर लाइक द आर्थराइटिस। जब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स की बात करते हैं, फ्रैक्चर की बात करते हैं, स्पाइनल इंजरी या लिमिट मूवमेंट या मोबिलिटी की वजह से भी, यानी कि उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी इफेक्ट कर सकती है मोबिलिटी। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से जो स्ट्रोक की बात करते हैं, पार्किंसन डिजीज़ है और कैन इफेक्ट द मोबिलिटी। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये भी मोस्टली जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो वो
ज़्यादा मोबाइल नहीं होते, तो इस वजह से उनको भी इफ़ेक्ट होता है। क्रोनिक पेन, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम सच एज़ कंट्रीब्यूट, यानी कि इसका मतलब है फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो कोई ना कोई डिजीज़ की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। अगर कोई पेशेंट जो है वो ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन से या ओवर न्यूट्रिशन से, तो या माल न्यूट्रिशंस की बात करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, तो इस वजह से वो क्या होता है कि उनमें ये जो है वो मोबिलिटी नहीं कर सकते। पूरली नरिश पीपल में हैव द मसल वीकनेस एंड फटीग होती है। विटामिन डी डिफिशिएंसी काज द बोन डिफॉर्मिटी ड्यूरिंग द ग्रोथ। जब विटामिन डी डिफिशिएंसी होती है तो वो जो है क्या होता है कि विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि बोन डिफॉर्मिटी होती है ड्यूरिंग ग्रोथ। सही है, सही तरह नहीं बनते। इनएडिक्वेट कैल्शियम इंटेक एंड विटामिन डी सिंथेसाइज एंड इंटेक। इनएडिक्वेट कैल्शियम इंटेक तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज नहीं होता है, जिससे हमारे पास जो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ओबेसिटी कैन सपोर्ट द मूवमेंट एंड स्ट्रेच जॉइंट्स, एडवर्सली इफेक्ट द मोबिलिटी, सिंपल इज दैट। अच्छा, हम बात करते हैं पर्सनल वैल्यूज़। हमारे कुछ पर्सनल वैल्यूज़ एटीट्यूड होती है जिसकी वजह से जो है मोस्टली जो है हम हमारी मोबिलिटी अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज अगर हमारी फैमिली में कुछ इस तरह की हैबिट्स हैं, वो बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, कहीं आउटिंग नहीं होती, तो बच्चों में भी वो चीज़ें होती है, वो भी इस तरह की चीज़ें। नाउ-अ-डेज़ अगर मैं देखूँ तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फैमिली भी यूज़ कर रही होती है, तो बच्चे भी वही चीज़ें कर रहे होते हैं। उसी हैबिट की वजह से उनकी मोबिलिटी जो है वो कम हो रही होती है। तो इसको कहते हैं कि पर्सनल वैल्यू एंड एटीट्यूड की वजह से। सही है, तो ये सारी चीज़ें सिंपल इज़ दैट, इसमें तो कोई ख़ास बात है नहीं, तो इसको बस इतना याद रखना। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर की हम बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर मेक श्योर करें कि जब भी हम एक्सटर्नल फैक्टर को देखें, अगर हाई टेम्परेचर की वजह से है या वेदर सही नहीं है तो उसकी वजह से फिर हम बाहर निकल नहीं सकते, या कोई इन्वायरमेंट सेफ़ नहीं है, तो ये है। प्रिस्क्राइब लिमिटेशंस जो है, जैसे लेट सपोज अगर किसी चीज़ से मना किया गया हुआ पेशेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे पीओपी की बात करता है, सही, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये याद रखना कि पीओपी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसमें अक्सर ये होता है कि जब बन फ्रैक्चर होता है तो उसको पीओपी करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाए, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको देखना है कि उसको मतलब उन चीज़ों से उन लोगों को जो है लिमिटेशंस होती है ताकि वो जो है इसकी वजह से वो मोबिलाइज़ ना हो सके, जिसकी जो मोबिलिटी को अफेक्ट कर रहा होता है, सिंपल। अच्छा, इफ़ेक्ट्स ऑफ द इमोबिलिटी ऑन ह्यूमन बॉडी। अब हमारी इमोबिलिटी जो है, इमोबिलिटी हमारी ह्यूमन बॉडी को किस तरह इफेक्ट कर रही होती है, ये देखिए। इमोबिलिटी की जब हम बात करते हैं कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड मूवमेंट कैन हैव द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इमोबिलिटी वो है जिसमें लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, उसको इमोबिलिटी करते कहते हैं। मस्कुलस्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, मसल वीकनेस एंड एट्रॉफी होती है, सही। लैक ऑफ मूवमेंट एंड द फिजिकल एक्टिविटी कैन रिजल्ट दी मसल वीकनेस एट्रॉफी, यानी कि मसल वेस्टिंग हो जाती है, सही, जिसको एट्रॉफी कहते हैं। अच्छा, विदाउट द रेगुलर यूज मसल लूज स्ट्रेंथ एंड मसल विच कैन इम्पेयर द मोबिलिटी एंड फंक्शन एबिलिटी। जब आप ज़्यादा रेगुलर यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। जॉइंट फिटनेस की बात करते हैं। इमोबिलिटी कैन लीड टू द जॉइंट फिटनेस, जॉइंट बिकम द लेस फ्लेक्सिबिलिटी, मोर प्रोन एंड कॉन्ट्रैक्चर, परमानेंट shortening of the muscle or the tendon, particularly the weight bearing area like the hip, knee and ankle। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें हमारे पास थोड़ी सी शॉर्टनिंग, परमानेंट शॉर्टनिंग हो जाती है मसल की, सही है, या टेंडन में। तो इस वजह से क्या करना है कि जॉइंट, वहाँ पे जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है, किस वजह से, इमोबिलिटी की वजह से। तो इस वजह से हमारे जो जॉइंट है वो ज़्यादा स्टफ हो जाते हैं, सिंपल इज़ दैट। तो डियर, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो मोस्ट डिक्रीज द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, मतलब अगर आप मोबाइल है तो आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस अच्छी नहीं रहेगी। कंट्रीब्यूट द डिक्रीज द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, तो ख़राब हो जाएगी। विथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर टू पंप ब्लड, लीडिंग टू डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट, सही है। तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, मतलब ये उसका अपोजिट होगा। जहाँ बेनिफिट्स होती है ना, तो वहाँ पे जब इम्पैक्ट की बात करते हैं इमोबिलिटी की, तो वो क्या होगा, वो अपोजिट होगा, क्योंकि वो हार्ट में कार्डिक आउटपुट क्या था, ज़्यादा हो रहा था, मतलब 30 लीटर हो रहा था, तो यहाँ पे कार्डिक आउटपुट क्या होगा, अपोजिट होगा, कम हो जाएगा।
इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स, मतलब अगर लेट सपोज वहाँ पे हम करते तो वो ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करता था, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि इमोबिलिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द ब्लड क्लॉट्स। जब आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी तो ब्लड क्लॉट बनेगा, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। डीवीटी का मतलब भी यही है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। सही है। Reduce movement, slow blood flow, allow the blood pool and potentially from the clots in the vein. Simple is that. अच्छा, रिस्पायरेटरी की बात करें तो मोस्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होगा कि डिक्रीज द लंग्स, क्योंकि हमने बेनिफिट्स की बात करते हैं रिस्पायरेशन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वेंटिलेशन को इंक्रीज कर देता है। जब वेंटिलेशन इंक्रीज होती है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। सही है। तो फिर ज़्यादा ऑक्सीजन जो हो वो ले रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी इन चीज़ों के लिए, जो लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा अपोजिट होगा, जो क्योंकि रिड्यूस होगा मूवमेंट, रिस्ट्रिक्ट द डीप ब्रीथिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लीडिंग टू शैलो ब्रीथिंग होगी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशन सच एज द नमोनिया, एथलेसिस, जो कोलैप्स लंग टिश्यू, जिसमें लंग टिश्यू जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं, सही ख़राब हो जाते हैं। इंक्रीज द रिस्क ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें अगर हम ड्यू टू द रिड्यूस लंग फंक्शन, जब लंग्स अपना फंक्शन नहीं करेगा तो उसमें इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा होगा। डिक्रीज द क्लियरेंस ऑफ द म्यूकस एंड फॉर एयरवे फ्रॉम द एयरवे, तो म्यूकस जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, या कफ रिफ्लेक्स जो है वो कम वीक हो जाएगा। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम अगर हम बात करें तो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम हम स्किन की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रेशर अल्सर की बात करते हैं, जब पेशेंट बेड पे होता है तो मोस्टली आपको पता है कि स्किन इंटीग्रिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्किन रिस्क ऑफ द प्रेशर अल्सर, बेड सोर या अल्सर सोर या ड्यूडिनल अल्सर भी कहते हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं इसके, मतलब ये सारे नाम होते हैं, इसको कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मेटाबॉलिक सिस्टम की बात करते हैं, तो ये मेटाबॉलिक क्या है कि वहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो, इमोबिलिटी एसोसिएटेड विद द डिक्रीज द मेटाबॉलिक रेट विच कैन लीड टू चेंज इन द बॉडी कंपोजिशन एंड वेट गेन। तो वेट गेन जो है उसमें थोड़ा सा जो है कंपोजिशन जो है वो क्या हो जाती है, उसमें चेंजेस आती है। सही तरह मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो उससे ब्रेक डाउन जो है वो सारी चीज़ें नहीं हो रही। जिस तरह एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी, तो वहाँ पे उन चीज़ों में चेंज आती है, जिसकी वजह से उसका वेट गेन जो है वो उसमें चेंजेस आ जाती है इन बॉडी इन दी कंपोजिशन एंड द वेट गेन। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, तो लेक ऑफ वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ एंड डिक्रीज द स्ट्रेस एंड बोन रिजल्ट इन डिक्रीज द बोन डेंसिटी, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते तो आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, बढ़ जाता है। इमोबिलिटी रिलेटेड टू द बोन लॉस ऑफ द इंडिविजुअल मोड ससेप्टेबल फॉर द फ्रैक्चर, जिसकी वजह से आप ज़्यादा ससेप्टेबल होते हो कि आपको फ्रैक्चर के चांसेस हो सकते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों को देखें। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे कि डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, जो लोग ज़्यादा मूव नहीं होते हैं या होपलेस होते हैं या हेल्पलेस होते हैं या वो ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं, तो इनकी वजह से उनको क्या होता है, वो डिप्रेशन होता है, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहते। सही है। तो वो डिप्रेशन जो है उसकी वजह से क्या होता है कि उसको इफ़ेक्ट कर सकता है मोस्टली। अच्छा, डिक्रीज द कोग्निटिव फंक्शन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है तो हमारे पास स्टिमुलेट के अंदर निगेटिवली इम्पैक्ट ऑन द कोग्निटिव फंक्शन। जब आप अच्छा मतलब आप एक्टिविटीज़ नहीं करते तो मोस्टली आप क्या रहते हैं कि आप जो है आपकी जो कोग्निटिव फंक्शन है वो इतना मतलब अच्छा काम नहीं करता, आप कुछ और ही सोचते हैं। तो लीडिंग टू डिक्रीज द मेंटल अलर्टनेस, तो मेंटल अलर्टनेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, या अटेंशन या मेमोरी, मतलब आपकी ये सारी चीज़ें में जो कोग्निटिव है, जो थिंकिंग है, वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ एक्टिविटीज़ की वजह से। सिंपल इज़ दैट। करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल मूवमेंट की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज़ें लास्ट स्लाइड है, इसको देखें। रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। रेंज ऑफ मोशन क्या है कि इन्वॉल्व फुल रेंज ऑफ मोशन एट जॉइंट्स, जॉइंट में जो फुल रेंज ऑफ मोशन है, अगर ये एल्बो जॉइंट्स है तो यहाँ पे फुल रेंज ऑफ मोशन है, जो यहाँ भी जा रही है और यहाँ भी आ रही है, तो ये फुल रेंज ऑफ मोशन है। अच्छा, फ्लेक्शन क्या होती है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, इसको देखें कि डिक्रीज ये क्या होती है, ये सारे यही हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, इसी में हम करवाते हैं। डिक्रीज द एंगल ऑफ जॉइंट्स, मतलब बेंडिंग द एल्बो, मतलब एल्बो को किस तरह बेंड करना है, आगे डायग्राम है। एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, इंक्रीज द एंगल ऑफ जॉइंट्स, मतलब स्ट्रेटन द आर्म एट द एल्बो, एल्बो की तरफ आर्म को आगे लेके जाना, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। सही है। एक तो फ्लेक्शन है। सही है। तो एक्सटेंशन क्या होता है कि बाहर की तरफ लेके जाना, फ्लेक्शन मतलब
फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये होती है। अच्छा, एबडक्शन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ द बोन अवे फ्रॉम द मिडल लाइन, जो मिडल लाइन से है उसको थोड़ा अवे करना, दूर लेके जाना। एबडक्शन जो है मूवमेंट ऑफ द बोन टुवर्ड द मिडल लाइन के करीब लेके आना। रोटेशन क्या होती है? मूवमेंट होती है बोन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, जो सेंट्रल एक्सिस है, सही है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या होती है? वो रोटेशंस होती है। जैसे अगर हम आर्म से करते हैं सर्कमडक्शन, circumduction movement of the distal part of the bone is the circle while the proximal and the remain the flex, तो उसको सर्कमडक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम आर्म की सर्कमडक्शन की बात करते हैं, सही, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंच टेप से इस जगह को हम देखते हैं कि वहाँ कितना है, तो ये सारा मतलब सर्कमडक्शन यही होता है कि उसकी जो मूवमेंट है वो या उसकी जो लेंथ है उसको हम देख रहे होते हैं। फिर ये जो डायग्राम है आपको शो कर रहा हूँ, तो इसमें आपको अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिए, इस डायग्राम में आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ जाएगी। जैसे कि लेट सपोज हम बात करते हैं फ्लेक्शन, सही, तो ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है। तो फ्लेक्शन क्या होता है कि हाथ बाहर की तरफ जा रहे हैं, और एक्सटेंशन में क्या है कि अंदर की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेटरल रोटेशन है, यहाँ पे मिडिल रोटेशन, ये एबडक्शन है और ये आपके पास डिडक्शन है। तो ये एबडक्शन है और ये आपके पास एबडक्शन है। एबडक्शन में क्या होता है? करीब आता है, और यहाँ पे अवे फ्रॉम दी मिड लाइन, सिंपल इज दैट। तो ये हमारे पास क्या था? ये जो है अब यहाँ बात करते हैं कि लेट सपोज अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन नॉर्मल मूवमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय द कोऑर्डिनेटेड मसल एक्टिवेशन एंड द स्मूथ प्रेशियस मूवमेंट। तो ये सारे मसल जब क्या होते हैं कि नॉर्मली अगर हम बात करें कि उसकी कोऑर्डिनेशन मसल एक्टिवेशन होती है, सही, तो वो स्मूथ मसल की बात करें, प्रेशियस मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसमें हम देख देते हो जितने मसल कोऑर्डिनेट होंगे तो मतलब स्मूथ होंगे, तो उसकी वजह से उनमें कोऑर्डिनेशन होगी, सिंपल इज़ दैट। दूसरा स्टूडेंट्स ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस की बात करें, एडिक्वेट मसल स्ट्रेंथ अलाउ फॉर कंट्रोल द मोमेंट against the resistance will reduce while reducing the enable to the ability to sustain the activity over time। मतलब जो लेवल ऑफ मोमेंट है, क्वालिटी ऑफ मोमेंट की जब बात करते हैं, वो किस तरह मतलब आपकी जो जर की मोमेंट है, सॉरी आपकी जो मोमेंट है जो रेजिस्टेंस के अगेन होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है। मतलब जिससे एडिक्वेट मसल स्ट्रेंथ होती है ना, तो वो एडिक्वेट मसल जितनी भी आपकी मसल की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या करती है? वो अलाउ करती है ताकि वो आपकी जो अगेंस्ट जो रेजिस्ट कर रहा होता है मूवमेंट, उसको क्या करते हैं? कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि एंड्यूरिंग एनेबल टू एबिलिटी टू सस्टेन एक्टिविटी ओवर टाइम, और वो उसको क्या कर रहा होता है? मतलब ओवरऑल टाइम जो है, ओवर टाइम जो है वो उसको सस्टेन कर रहा होता है। जैसे लेट सपोज अगर आप मोशन कर रहे हैं, सही, तो ये क्या है? ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप किस तरह मतलब किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है, सही है। जब आप किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हैं तो ये स्ट्रेंथ है। जब वो फोर्स जो है फिर इंडोरिंग क्या करता है? उसको मेंटेन कर रहा होता है, सस्टेन कर रहा होता है। पोस्चर स्टेबिलिटी, पोस्चर स्टेबिलिटी क्या है कि नॉर्मल मूवमेंट इंक्लूड दी एबिलिटी टू मेंटेन द स्टेबल डिफेंस पोस्चर ड्यूरिंग द वेरियस एक्टिविटीज़। जितने भी अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास नॉर्मल मोमेंट जो है वो क्या होती है? एबिलिटी टू मेंटेन द स्टेबल बैलेंस। स्टेबल बैलेंस क्या होता है कि जिसमें आप गिरे नहीं, जिसमें आप मतलब प्रिवेंट रहे गिरने से, तो ये सारे क्या है? इसको स्टेबल कहते हैं। वेरियस एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी की बात करते हैं, सेगमेंट्स एबिलिटी टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, स्मूथनेस एंड द फ्लूइडिटी, नॉर्मल मोमेंट अपेयर स्मूथ। अच्छा, ये देखिए कि स्मूथनेस एंड फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या होती है? जो सेम चल रही होती है, सही है। स्मूथनेस भी यही चीज़ है जो नॉर्मल जिस तरह उसकी फ्लो होती है उसको कहते हैं। नॉर्मल मूवमेंट अपेयर स्मूथ फ्लूइड एंड कोऑर्डिनेट, नॉर्मल मूवमेंट यहाँ से अपेयर होती है। मूवमेंट आर डिवोटेड जर्की एंड अनकंट्रोल मूवमेंट, मतलब क्या करता है ये मूवमेंट? क्या करता है? वो जो जर्की मूवमेंट है, जो अनकंट्रोल मूवमेंट होती है, ठीक है, तो उनको ख़त्म कर देता है। एंड ट्रांजिशन बिटवीन द डिफरेंट मोमेंट आर सेमलेस, और फिर वो जो जितनी भी मोमेंट होती है वो सेम ट्रांजिशंस होती है, उस तरह सेम रहती है, सही। तो जिस तरह की जर की मोमेंट्स होती है कि जैसे इनवॉलेंट्री मोमेंट्स की बात करते हैं कि उसको किस तरह ख़त्म करते हैं। अच्छा, ये मेरा ख्याल में आखिरी स्लाइड है, तो इसको थोड़ा देखिए। टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन, तो स्टूडेंट टाइप रेंज ऑफ मोशन क्या है कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन है,
एक्टिव है और दूसरा एक्टिव एंड पैसिव है। तो अब देखिए कि पैसिव क्या होता है। पैसिव परफॉर्म बाय द नर्स विदाउट द क्लाइंट असिस्टेंट। वो क्या करती है कि नर्स जो है वो परफॉर्म कर रही होती है विदाउट द क्लाइंट असिस्टेंट। सही, हेल्प प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस एंड मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करे और जॉइंट स्टिफनेस से क्या करे, उससे प्रिवेंट रहे। तो ये नर्स जो है ख़ुद परफॉर्म कर रही होती है उसमें, क्लाइंट की विदाउट क्लाइंट असिस्टेंस। सही, क्लाइंट नहीं होता उसमें, नहीं करता। अच्छा, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, परफॉर्म इंडिकेटेड बाय द क्लाइंट, जो क्लाइंट्स के थ्रू परफॉर्म करता है। मेंटेन जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड मसल स्ट्रेंथ। अब इसमें यह है कि एक्टिव पैसिव में कि क्लाइंट परफॉर्म एक्सरसाइज विद सम असिस्टेंस। क्लाइंट जो है परफॉर्म कर रहा है लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम असिस्टेंस सुटेबल फॉर क्लाइंट विद द लिमिटेड मोबिलिटी। तो उसको क्या है, कुछ लिमिटेड मोबिलिटी जो है के साथ। सही, तो तब जाके वो करता है, कुछ लिमिटेड मोबिलिटी होती है तब जाके। तो सिंपल इज़ दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ पोजीशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पाइन फॉलोवर्स पोजीशन क्या होता है, ऑर्थोपनिक पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, लेटरल, और हमारे पास लिथोटमी और बर्ग, मतलब रिवर्स, बाकी बहुत सारे पोजीशन हैं। इसको देखते हैं। तो दूसरा ये है कि आपने यहाँ पे असेसमेंट की बात करनी है कि हमारे पास असेसमेंट क्या होता है। तो असेसमेंट में बेसिकली कि हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। सही है, तो जितने भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम असेसमेंट कहते हैं। फिर वो 2 टाइप्स का होता है, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव वो होता है जिसको कुवर्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव को ओवर्ट कहते हैं। सही है, या इसको सिम्टम्स कहते हैं, या इसको साइन कहते हैं। सही, ये पेशेंट बता रहा होता है, ये हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इस तरह के ये सारी असेसमेंट है जिसमें हम डेटा कलेक्शन करते हैं। दूसरा डायग्नोज है कि जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करते हैं, डायग्नोज निकाल रहे होते हैं। कैसे, PES, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन, सिम्टम, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, डायग्नोज कर देते हैं विथ एविडेंस बाय दिस, सिंपल एज दैट। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट सपोज डायग्नोज निकालते हैं तो फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल जो है ये हमारे पास 12 आवर्स तक होता है, और लॉन्ग टर्म गोल 12 आवर्स से ज़्यादा होता है, उसको लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गोल जब हम बना लेते हैं तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन मीन एक्शन। सही है, तब हम जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्शन करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमने डायग्नोज किया हुआ है तो उसको हमने किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करनी है। सही है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट्स आज का जो यूनिट है ये हमारा कंप्लीट हुआ कि ये हमारे पास था एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखें समझे, और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये बाकी जो आने वाली वीडियोज़ है उसके लिए आप क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।